Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy, Haldor. So students, today we are going to start a new chapter of chemistry, that is atoms and molecules. Right, before this we have completed our two chapter of chemistry, that is first was the matter and the second was is matter around us pure. Clear? Now this is atoms and molecules. So let's start with what is an atom. So what is an atom? The atom is the most fundamental unit of matter. Means matter के बारे में हम already पढ़ चुके हैं. What is matter? Any substance that occupies some space and mass is called matter. Clear? तो matter जिसका जो matter की जो fundamental unit है, ठीक है, जो बेस है उसका किस चीज़ से बना है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उन्हें क्या कहते हैं, हम एटम कहते हैं. जैसे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा है कि जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है. छोटी छोटी सेल से मिलके बना बना होता है एक टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इस तरीके से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें क्या कहा गया है, एटम कहा गया है. ठीक है, एटम से मिलके ही कोई भी मैटर बना होता है. क्लियर? एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्डिनरी मैटर. यानी एटम्स को हम क्या कह सकते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. यानी अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो क्या होगा, फाइनली हम उस पार्टिकल पे पहुंच जाएंगे जिसको फिर फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है. ठीक है, एटम्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विच इन टर्न फॉर्म मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती हैं. टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं. ठीक है, ऑर्गन्स कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और पूरा ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म बनाता है. इसी तरीके से जो एटम्स हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैटर बनाते हैं. ठीक है, तो different kind of atoms and molecules have different properties due to which different kind of matter also show different properties. तो जैसे हमने सेल में पढ़ा कि डिफरेंट ऑर्गन हैं, डिफरेंट उनकी ऑर्गन वर्किंग है. ठीक है, लंग्स हमारे रेस्पिरेशन में वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंट एटम्स भी क्या करेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं. ठीक है, यानी डिफरेंट एटम्स ने क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होकर क्या बनाया, मैटर बनाया. तो डिफरेंट स्टाइल में कनेक्ट हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन अलग हो रहा है. ठीक है, मे बी के एक एटम के कुछ मॉलिक्यूल, एक एलिमेंट के कुछ एटम कनेक्ट हुए, किसी और एलिमेंट के भी एटम उसमें कनेक्ट हो गए, तो एक नया सब्सटेंस बन गया. ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट एटम्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट एटम्स से. ठीक है, now next is laws of chemical combination. तो before discovering atom we will study this laws of chemical combination. ठीक है, यानी एटम की डिस्कवरी हुई कैसे. ठीक है, तो उससे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनके बेसिस पे ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किए गए. तो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले भी हमें उससे पहले क्या पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि इन अ केमिकल रिएक्शन टू और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स एंड आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, वेयर एज द न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जो आपने पढ़ा होगा, मोस्टली देखा होगा कि एरो के एक तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ सब्सटेंस होते हैं. ठीक है, इस तरीके से, और इधर एरो के दूसरी साइड यानी राइट हैंड साइड पे भी कुछ एलिमेंट्स या कुछ प्रोडक्ट्स बने होते हैं. ठीक है, तो जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट. मीन्स दो सब्सटेंसेज दैट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस are called reactants, and the new products that are formed in a chemical reaction are called products of the chemical reaction. क्लियर है, तो यहाँ रिएक्टेंट्स क्या हुए, ए और बी आर द रिएक्टेंट्स ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन एंड सी एंड डी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन. क्लियर? नाउ L. Lavoisier laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. यानी इन्हीं chemical reactions या chemical combinations के basis पे एक scientist हुए जिन्होंने L. Lavoisier जिनका नाम था, उन्होंने foundation क्या रखी, किस चीज़ की foundation रखी, chemical science की.
ठीक है, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। पूरी केमिस्ट्री एक्चुअली एटम और मॉलिक्यूल्स पे बेस्ड है। ठीक है, जितने भी आप कंपाउंड एलिमेंट जो भी पढ़ते हो आप, वो किससे बने हैं? उनकी जो स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? एटम है। क्लियर है? तो उन्होंने दो लॉज दिए जिस पे बेस्ड है हमारी पूरी केमिकल साइंस। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों लॉज, और दोनों पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम्स में। तो लेट्स स्टार्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? एल लवोजियर ने ही दिया, इन 1774 में दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। वेरी इजी इट इज। सी हियर इट इज ए केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन हमें गिवन है, A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। अभी मैंने आपको बताया कि एरो से लेफ्ट हैंड साइड पे जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम रिएक्टेंट कहते हैं। इट मीन्स कि A और B क्या है? रिएक्टेंट है। और जो राइट हैंड साइड पे होते हैं एरो के, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो AB क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी मास नीदर कैन बी जनरेटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन दिस केमिकल रिएक्शन। यानी मास ना तो कहीं जाता है, ना तो कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, और ना ही हम उसे एक्स्ट्रा मास जनरेट कर सकते हैं कि ये हैवी हो गया है या लाइट हो गया। इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो मास ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए बी अकॉर्डिंग टू व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं आपके पास कि सपोज आपको एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का मास दे रखा है कि इतने ग्राम ए रिएक्टेंट हो लिया और इतने ग्राम बी रिएक्टेंट लिया, और एक प्रोडक्ट बना जो कि इतने ग्राम है। तो वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा कि वेरीफाई दैट दिस केमिकल रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि ए का मास और बी का मास ऐड करके देखेंगे कि क्या वो ए बी के मास के इक्वल है। इक्वल है तो इट मीन्स इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको दो रिएक्टेंट्स का मास दे दे और प्रोडक्ट का मास पूछ लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ए और बी का मास ऐड करके वही ए बी का मास भी होगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का मास दे देंगे और रिएक्टेंट का मास दे देंगे। इन दैट केस यू हैव टू टेल द मास ऑफ बी रिएक्टेंट। क्लियर है? तो हम माइनस कर सकते हैं ए बी के मास में से ए का मास। क्लियर है? तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। वी विल डू दोज न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. What is law of constant proportion means? In a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. Means कोई chemical substance है, we can take the example of water, right? Suppose ये water है, ये क्या है? chemical substance है, कंपाउंड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास रहते हैं। यानी इनका प्रपोर्शन, हाइड्रोजन कितना लेना है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना लेना है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी हमने हाइड्रोजन ज़्यादा ले लिया, ऑक्सीजन कम ले लिया, और बाद में हाइड्रोजन कम लिया, ऑक्सीजन कम लिया। नहीं, ये हमेशा प्रोपोर्शन क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, तो इट वॉज गिवन बाय प्रोस्ट इन 1779। ठीक है, for example in water the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. ठीक है, यानी ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो रेशो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशो रहा है वो भी किसका? मास का। ठीक है, मास का रेशो हमेशा कितना रहा है? 1:8। ठीक है, यानी अगर 1 यूनिट हम हाइड्रोजन की ले रहे हैं तो 8 यूनिट हमें किसकी लेनी है? ऑक्सीजन की लेनी है। ठीक है, हम इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? अगर हम 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा इसमें और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और अगर हम इनका रेशो निकालेंगे तो वो 1:8 का ही बैठेगा। इसी तरीके से अगर 13 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वाटर का है गिवन, तो उसमें क्या होगा? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होंगे और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और इसका भी रेशो 1:8 ही आएगा। ठीक है, 9 ग्राम ऑफ वाटर लिया तो इसका भी रेशो हमेशा क्या आएगा? 1:8 का ही आएगा। यानी जो एलिमेंट्स हैं इस कंपाउंड में, एलिमेंट्स हैं, उनका प्रपोर्शन हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्लियर?
Now, this verifies the law of constant proportion as the ratio of mass of hydrogen to oxygen is always same. ये हमेशा क्या रहेगा, रेशो सेम रहेगा. ठीक है, तो इस पे भी न्यूमेरिकल बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. क्लियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब इन केमिकल कॉम्बिनेशन पे जो बेस्ड लॉज दिए, उसके बाद जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थियरी प्रेजेंट की. ठीक है, तो ये एटॉमिक थियरी इन्होंने इन्हीं दो लॉज पे बेस्ड कंसेप्ट्स पे दी है. ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 6 अजम्पशंस दी. तो 6 अजम्पशंस क्या थी वो, लेट्स सी. ऑल मैटर इज मेड ऑफ थिन वेरी थिन पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. क्या बताया डाल्टन ने कि जो जितने भी मैटर हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स किसके बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं. ठीक है, यानी सारे मैटर जो हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें एटम कहते हैं के बने होते हैं. नेक्स्ट इज एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. यानी एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. ऐसा किसने कहा, जॉन डाल्टन ने कहा अपनी एटॉमिक थियरी में. ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. यानी केमिकल रिएक्शन में ये ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हमने हाइड्रोजन रिएक्टेंट के रूप में लिया और प्रोडक्ट में देखा तो हाइड्रोजन है ही नहीं. इट इज़ नॉट पॉसिबल. जितने एलिमेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं उतने ही एटम्स उस एलिमेंट के राइट हैंड साइड पे भी होते हैं. यानी ना तो एटम्स को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना कोई नया एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं किसी एक एलिमेंट की, सपोज करो कोई भी एक एलिमेंट ले लिया मैंने, सोडियम एलिमेंट ले लिया. ठीक है, सोडियम एक एलिमेंट है. ठीक है, इसके जितने भी एटम हैं, ये क्या है, सोडियम एक मेटल है. ठीक है, मेटल एलिमेंट है. सोडियम के जितने भी, सोडियम क्या हुआ, छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है. ठीक है, सभी मैटर इस तरीके से बना है. हम सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सोडियम क्या है, ये बहुत छोटे छोटे एटम्स से इस तरीके से कंबाइन होकर एक सोडियम मेटल बन गया. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जितने भी इसके छोटे छोटे ये पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, ये सभी क्या होंगे, सेम होंगे इन मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. यानी इन सभी एटम्स का मास और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी. क्लियर है, यानी किसी एक एलिमेंट के सभी एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और मास में. Hope you are clear about this point. Now next is atoms of different elements have different mass and chemical properties. Obviously यहाँ मैंने अभी सोडियम का एग्जाम्पल लिया. अगर खाली सोडियम के एटम्स की बात करें तो ये सब सेम होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी और मास में भी. लेकिन अगर मैं इधर सोडियम के बाद पोटेशियम की बात करने लगूँ, ठीक है, ये पोटेशियम मैंने एक और एलिमेंट लिया है और यहाँ भी इसके कुछ एटम्स होंगे इस तरीके से. ठीक है, यहाँ भी छोटे छोटे एटम्स इसके होंगे. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके एटम्स से तो डिफरेंट होंगे ना मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम राइट विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम. इसी तरीके से मास ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम एलिमेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम मास ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम एलिमेंट. क्लियर है, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. क्लियर है. एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. यानी एटम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होल नंबर्स में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो वाटर का. तो वाटर कैसे बना है, वाटर किस तरीके से बना है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O. ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन होकर क्या बनाया है, उन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया है जिसे हम वाटर कहते हैं. क्लियर है, तो ये एटम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं. इसी तरीके से अमोनियम ले सकते हो जिसका फॉर्मूला है NH3. अमोनियम यानी नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम कंबाइन होकर क्या बनाया, उन्होंने एक नया कंपाउंड बना लिया जिसे हम अमोनिया कहते हैं. क्लियर है. Next is the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. बिल्कुल जो हमारा सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, वो इसी की पे बेस्ड है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड आर
कांस्टेंट यानी NH3 में नंबर ऑफ एटम्स और काइंड ऑफ एटम, यानी अमोनिया में अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो आप किसी और एलिमेंट्स के एटम से ये नहीं बना सकते हो, आप सिर्फ यहाँ पे आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स के एटम से ही आप क्या बना सकते हो, अमोनिया बना सकते हो, और वो भी फिक्स प्रपोर्शन में, यानी नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम्स ही लेंगे बाय मास। ठीक है, क्लियर है। तो ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन या कांस्टेंट प्रपोर्शन पे। क्लियर है। तो दीज 6 अजम्पशंस वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन, और ये किस नाम से जानी जाती है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ठीक है, नॉर्मली एग्जाम से पूछा जाता है कि व्हाट आर द 6 अजम्पशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी। क्लियर है। होप यू आर क्लियर अबाउट दी 6 what assumptions. Now next is atoms. Now अब इस एटॉमिक थियरी के बेस पे व्हाट कम्स द डेफिनेशन ऑफ एटम, एटम की क्या डेफिनेशन आती है। अगर हम डाल्टन की एटॉमिक थियरी से देखें कि एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, यानी एटम्स क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक हैं, फंडामेंटल यूनिट है, कुछ भी आप कह सकते हैं कि एटम जो है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है जिसके सभी मैटर्स बने हैं। ठीक है, फिर वही सेम एग्जाम्पल कि जैसे हमारी ऑर्गेनिज्म या हमारी बॉडी में फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है, सेल से मिलके ही तो हमारी पूरी बॉडी बनी है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सेल्स है। इसी तरीके से किसी भी मैटर का जो सबसे छोटी यूनिट क्या है, वो क्या है, एटम है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के बेस पे है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थियरी एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी मॉडर्न एटॉमिक थियरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, यानी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है, जिसे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब क्या है कि अब इसे फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एटम। ठीक है, एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड विच कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट सी दैम विद द हेल्प ऑफ इवन पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम एटम्स को नहीं देख सकते हैं। क्लियर है, कितने छोटे होते हैं, सी एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। ठीक है, और नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। अब आप सोचो कि कितना छोटा एटम होता है, -9। ठीक है, कि हम इसे माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा आपका एटम होता है। और एटम का साइज़ हम कैसे मेज़र करते हैं, एटॉमिक रेडियस, यानी एटम कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो उसकी रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो उसकी ये होती है रेडियस, उसकी रेडियस से मेज़र करते हैं। ठीक है, तो आप सोचो -9 अगर किसी की रेडियस में है तो वो कितना छोटा वो पार्टिकल होगा। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, उस after that Dalton was the first scientist to use the symbols for elements, यानी डाल्टन ने बहुत सारे एलिमेंट्स की तब तक डिस्कवरी हो चुकी थी, तो डाल्टन ने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स दिए। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया, फॉस्फोरस को इस तरीके से, कॉपर, गोल्ड, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको उन्होंने अलग अलग इस तरीके के सिंबल यूज़ किए। लेकिन आप खुद ही सोचो, क्या ये सिंबल कन्वीनियंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज़ करने के लिए, या फिर याद करने के पर्पज़ से भी ये कन्वीनियंट नहीं थे, इसलिए ये सिर्फ हिस्टोरिकल पर्पज़ से रखे गए। उसके बाद एक साइंटिस्ट है बर्जीलियस, जिन्होंने सजेस्ट किया कि एलिमेंट का जो सिंबल है वो उसके नाम के शुरू के पहला या दूसरे लेटर से बना होना चाहिए एलिमेंट का सिंबल। ठीक है, जैसे निकल है, निकल एक एलिमेंट है ना, NiKil निकल। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि या तो उसका पहला लेटर N ले लो या फिर उसके 2 लेटर्स ले लो उसके नाम से। ठीक है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करें तो दैट वुड बी मच ईजियर टू रिमेंबर एंड टू यूज़ इन केमिकल रिएक्शंस। राइट, तो वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके नेम से लेटर लेने के लिए सजेस्ट किया, बर्जीलियस। क्लियर है। उसके बाद कुछ इस तरीके से उन्होंने नाम दिए गए, जैसे कॉपर है, तो ज़रूरी नहीं है कि कॉपर को हम CO, क्योंकि CO किसका सिंबल है, कोबाल्ट का सिंबल है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जिनके स्टार्टिंग के लेटर सेम थे। जैसे मैंने आपको बताया कि निकल है, निकल का अगर हम खाली N लेते तो N किसका है, नाइट्रोजन का है, इसलिए हमने क्या किया, Ni ले लिया निकल का। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर है और कोबाल्ट का भी CO है, कॉपर का भी CO है, तो हमने क्या किया, किसी और लैंग्वेज में उसका नाम क्यूप्रम है,
ठीक है, जैसे ग्रीक लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसमें क्यूप्रम है, तो क्यूप्रम का हमने कॉपर का क्या सिंबल ले लिया, Cu ले लिया, ठीक है। इसी अब क्या हुआ कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। अब क्या होते हैं आज की डेट में जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो कौन अप्रूव करता है, IUPAC, ठीक है, ये आपकी यूनियन है जो कि अब जो हम सिंबल यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के लिए वो अप्रूव करता है, ठीक है। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन, ये कभी कभी रूल्स में आ जाता है कि हाउ टू राइट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो रूल क्या है कि जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी एलिमेंट के सिंबल का वो कैपिटल होता है, और जो सेकेंड लेटर लिया गया है वो हमेशा स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का हम लेते हैं Na, ठीक है, तो फर्स्ट लेटर कैसा है, कैपिटल है, और सेकेंड लेटर जो लिया हमने वो क्या लिया, स्मॉल लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज जैसे सोडियम का हुआ, हाइड्रोजन का हुआ, हाइड्रोजन का तो खाली H लिया हमने, एल्यूमिनियम है Al लिया हमने, तो A कैपिटल L स्मॉल, कोबाल्ट है C कैपिटल O स्मॉल, ठीक है। सम अदर सिम्बल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन जर्मन और ग्रीक, यानी कुछ एलिमेंट्स के नेम जो हैं वो किससे, अदर लैंग्वेज के नेम से उनके लिए गए। जैसे Fe है, Fe क्या है, आयरन का है, तो आयरन के लिए हमने आई नहीं लिया क्योंकि आई किसका है, आयोडीन का है, तो हमने क्या किया, आयरन का क्या लिया हमने, फेरम से लिया, जो कि इसका किसी और लैंग्वेज में नेम है फेरम, ठीक है, तो हमने फेरम से Fe ले लिया। इसी तरीके से सोडियम है, अगर सोडियम को देखा जाए तो SO होता, लेकिन सोडियम का नाम Na सिंबल लिया हमने कहाँ से, फ्रॉम नेट्रियम, इसका अदर लैंग्वेज में नेम क्या है, नेट्रियम, तो हमने नेट्रियम से Na ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम है, पोटेशियम का अदर लैंग्वेज में नेम क्या है, कैलियम, तो हमने K ले लिया पोटेशियम के लिए, ठीक है। तो डोंट पैनिक अबाउट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, बिकॉज वेन एवर यू विल यूज दीज सिम्बल्स ऑन द डेली बेसिस, वेन एवर यू विल स्टडी डेली केमिस्ट्री, देन यू विल बी कंफर्टेबल विद दीज सिम्बल्स, आपको याद हो जाएंगे सिंबल अपने आप, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमें कैसे याद होंगे, ठीक है, धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस में आ जाते हैं ये, क्लियर। तो देयर आर सम एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल, ठीक है, ये कुछ आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे, थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा हैं वो भी आपको आराम से याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपको सिंबल पढ़ने हैं, एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड देखो Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड Pb, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सल्फर S, जिंक Zn। यही मोस्टली एलिमेंट्स हैं जिनको स्पेशली मतलब जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी जो होंगे वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने पे खुद ही याद हो जाएंगे, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, this is done for today. In the next video we will do numericals based on two laws that we have studied today, clear. Up to then, thank you, stay home, stay safe.